कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी बेहद खूबसूरत है। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आप कहानी को बिना स्किप किए सुनिए। कहानी बहुत अच्छी लगेगी। स्किप कर देने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहानी थोड़ी अलग है। अगले ही पल जब राजवेंद्र घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गया तो चंदा तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, हाय तौबा, ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी जगह पर बिठाया और बोला, अब अगर मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ से उठी ना चंदा, तो देख लेना। उसकी बात पर अब चंदा कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं राजवेंद्र ने अब उसके नाजुक से पैर को अपने हाथ में थामा और फिर उसे अपने सीने पर रख दिया। चंदा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तो कभी अपने पैरों को राजवेंद्र को छूने भी ना दे, और यहाँ तो राजवेंद्र ने उसके पैर को अपने सीने पर ही रख लिया था। अगले ही पल अब राजवेंद्र ने उस पैकेट को खोला जो उसके हाथों में था। उसमें एक खूबसूरत पायलों का जोड़ा था, जिसमें चांदी की पायल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। राजवेंद्र जानता था कि उसकी चंदा कीमती चीज़ों की नहीं, बल्कि उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करती है जो दिल से दी जाती हो। इसलिए वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी पायल लेकर आया था, जो चंदा पहनकर महल में घूम सके, ना कि उसे उन पायलों को सबसे छुपाने की ज़रूरत पड़े। राजवेंद्र ने एक पायल को लिया और मुस्कुराते हुए चंदा के पैर में पहनाते हुए बोला, अब मैं तो जा रहा हूँ, तो कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास मुझे महसूस करने के लिए। चंदा, जो बड़े ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी, वो मुस्कुराई और बोली, आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपको महसूस करूँगी मैं राजा साहब? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। बस अपने सीने पर हाथ रखूंगी और आपका एहसास मेरे रोम रोम में भर जाएगा। उसकी बात पर राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे मुझे पता चले कि हाँ, तुम्हें मेरी याद आ रही होगी। जब जब तुम महल में इधर उधर भागोगी, तब तब ये पायलें शोर करेंगी और तुम्हें मेरी याद आएगी कि क्यों कम वक्त तुम्हारे राजा साहब ने तुम्हें ये पायल दी, जो हद से ज़्यादा शोर करती है। उसकी बात सुनकर अब चंदा खिलखिलाकर हंसने लगी। अब राजवेंद्र ने हल्का सा झुककर उसके पैर को चूम लिया तो चंदा एकदम से कांप उठी। वो बता नहीं सकती थी कि उस एक पल में उसे कितना सुकून महसूस हुआ। उसके हाथ खुद ब खुद अब राजवेंद्र के कंधे पर कस गए थे और राजवेंद्र भी उसे गहरी नज़रों से देखने लगा था। अब उसने चंदा का दूसरा पैर भी यूं ही अपने सीने पर रखा और उसमें भी पायल पहनाने लगा। अब राजवेंद्र ने उसके दूसरे पैर को यूं ही प्यार से चूमा और फिर उन्हें ज़मीन पर रखते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं चंदा, लेकिन यह एहसास मेरे साथ ज़रूर जाएंगे। मैं वहाँ परदेश में तुम्हारे बिना रहूँगा। 11 साल का था मैं जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। बहुत अजीब था मैं उस वक्त, बहुत गुस्सा करता था, लेकिन जब से तुम आई ऐसा लगा जैसे कोई चंदा मेरे सीने से आ लगा और जिसने मुझे बेइंतहा ठंडक दे दी। अकेला सा था मैं, लेकिन तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। पता है तुम्हें मैं बाबा से क्या मांगता था कि मुझे एक माँ चाहिए, वो जो मुझे बहुत प्यार करे। मुझे वही प्यार चाहिए था जो ममता माँ राजवीर को देती हैं। मुझे भी कोई अपनी गोद में सुलाए, मुझे भी कोई अपने हाथों से खाना खिलाए। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ माँ नहीं, कोई और भी है जो मुझे दे सकता है। प्रेमिका कहूँ तुम्हें तो शायद गलत होगा। तुम प्रेमिका नहीं हो मेरी चंदा, तुम मेरी वो अर्धांगिनी हो जिसने मेरे साथ अभी तक 7 फेरे नहीं लिए, लेकिन तुमने वो हर एक फर्ज निभाया है जो शायद एक पत्नी अपने पति के लिए निभाती है। तुम छोटी हो, लेकिन मैं इन बातों को समझ सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए चंदा रोने लगी थी। वो बेशक से छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि उसे अपने राजा साहब की बातें समझ ना आए। और बातें तो बातें होती हैं। जो एहसास उसके दिल में थे उसके लिए उसे उम्रों के दायरे की ज़रूरत ही नहीं थी। वो हर एक उस एहसास को समझती थी जो वो अपने राजा साहब के लिए महसूस करती थी। उसने तुरंत अपने राजा साहब का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन अब उसके हाथों पर राजवेंद्र ने अपने हाथ रखे और अपना सर उसकी गोद में रख दिया।
चंदा का दिल धक सा रह गया। उसका हाथ खुद ब खुद राजवेंद्र के बालों में चलने लगा था और राजवेंद्र ने भी अपने हाथ पूरी तरह से उसकी कमर पर कस दिए थे। वो बटोर रहा था उन एहसासों को जो उसे चंदा से दूर जाने पर भी चंदा का एहसास दिलाएं। कुछ देर बाद राजवेंद्र ने अपना सर चंदा की गोद से हटाया तो चंदा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, खाना ले आऊं मैं आपके लिए राजा साहब? राजवेंद्र मुस्कुराया और अपनी जगह से उठकर सामने बिस्तर पर चला गया। चंदा भी अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जब दरवाज़ा खोलने की बारी आई तो उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा कि कहीं कोई बाहर खड़ा ना हो और कहीं कोई उसे सवाल ना करे। एक तो जो राजा साहब ने उसके पैरों में पायल पहनाई थी वो बहुत टेंशन कर रही थी। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज सिर्फ एक ही थाल में खाना लाना चंदा, तुम्हारा भी और मेरा भी। चंदा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, अगर किसी को पता लगा तो? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, लगने दो। चंदा ने अब कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चली गई। वो सीधा किचन में आई। जैसे जैसे वो अपने कदम रख रही थी, पायलों की छन छन ने सच में पूरे महल में शोर कर रखा था। किचन में काम कर रही मीना ने जब वो पायलों की छन छन की आवाज़ सुनी तो हैरान रह गई। अगले ही पल उसकी नज़र चंदा के पैरों पर गई। चंदा ने इस वक्त घाघरा चोली पहना हुआ था तो उसने अपने घाघरे को थोड़ा सा उठाया हुआ था जिससे उसके पैर साफ नजर आ रहे थे। मीना तुरंत बोली, ये इतनी महंगी पायल तेरे पास कैसे आई? चंदा ने एक नज़र अपने पैरों की तरफ देखा और फिर मीना की तरफ देखते हुए बोली, चोरी नहीं की मैंने, जिसने भी दी है खुद से दी है और वो भी बेहद प्यार से। ये बोलकर उसने जल्दी से खाना थाल में परोसना शुरू किया। खाना बना तो वो पहले ही चुकी थी, बस अपने राजा साहब के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जब भी वो आएँ तो वो खुद उनके सामने बैठकर खाएं। लेकिन आज तो वो एक ही थाल में खाना लगा रही थी। वो अपनी थाल लेकर वहाँ से जाने लगी तो मीना एक बार फिर से उसे रोकते हुए बोली, आज अपने दाल चावल नहीं लोगी क्या? चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर आज ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और मीना ने गुस्से से मुंह बनाया। वो दांत पीसते हुए बोली, अकड़ तो देखो इस महारानी की, बस एक बार हुक्म यहाँ से चले जाए उसके बाद तो इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर चंदा के लिए बेहिसाब नफरत झलक रही थी। चंदा अपने हाथों में खाने का थाल लेकर वापस राजवेंद्र के कमरे में आई और आकर उसने टेबल पर वो सारा खाना लगाया। राजवेंद्र भी अपने हाथ मुंह धोकर जाकर सोफे पर बैठ गया था। चंदा नीचे ज़मीन पर बैठने लगी तो राजवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। चंदा ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखा। राजवेंद्र गुस्से से बोला, अब तुम्हारी नज़रें दरवाजे की तरफ गई ना चंदा, तो देख लेना। उसकी डांट सुनकर चंदा ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया, पर उसे हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि आज तक उसने कभी राजवेंद्र के साथ एक थाल में नहीं खाया था। हालांकि वो हमेशा उसके खाने के बाद उसके थाल में से बचा हुआ सारा खाना खाती थी और ये बात जानते हुए राजवेंद्र जानबूझकर अपने थाल में बहुत ज़्यादा खाना बीच में छोड़ देता था ताकि चंदा कभी तो अपने दाल चावल छोड़कर वो अच्छा खाना खाए। राजवेंद्र ने निवाला बनाया और चंदा के होठों की तरफ बढ़ा दिया तो चंदा झट से बोली, पहले आप। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, तो फिर अपने हाथों से खिलाओ। उसकी बात पर चंदा मुस्कुराई और उसने राजवेंद्र को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। वहीं खिड़की से ये सब देख रही मीना के चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था। उससे भी ज़्यादा गुस्सा था ममता जी के चेहरे पर जो उसके साथ ही खड़ी थी। मीना बिल्कुल उनके कान के पास होकर बोली, ये तो शुक्र है जो आपने हुकुम को लंदन जाने का प्लान बना दिया, वरना जैसे ये हुकुम के साथ सोफे पर बैठकर खाना खा रही है रानी साहब, एक दिन आता जब ये इस महल को भी खा जाती। उसकी बात सुनकर ममता जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगले ही पल उन्होंने राजवेंद्र के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो कमरे के अंदर आई तो चंदा जो अब तक मुस्कुराते हुए खाना खा रही थी वो एकदम से सहम गई और अपनी जगह से उठ गई। राजवेंद्र अभी भी अपनी जगह पर बैठा था क्योंकि वो खाना खा रहा था
और महल में एक उसूल था, एक रूल था कि अगर कोई इंसान खाना खा रहा है तो वो अपना खाना बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। ममता जी गुस्से से चंदा की तरफ देखते हुए बोलीं, एहसान फरामोश, राजा साहब तुम्हें तुम्हारे गांव से उठाकर यहाँ पर लेकर आए, तुम्हें नौकरी दी और तुम यहाँ पर अय्यासी फरमा रही हो। हमारे ही बेटे के साथ तुम नैन मटक्का कर रही हो, उसके हाथों से खाना खा रही हो, उसे अपने हाथों से खाना खिला रही हो, उसे अपने जाल में फंसा रही हो। वो सारी बातें सुनकर चंदा हैरान रह गई। उसने तो कभी ऐसी बातें सुनी भी नहीं थी। वो सब बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो हद से ज़्यादा डरने लगी। अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी कि वो ममता जी के सामने अपनी जुबान चला सके या उन्हें ऐसे फिर से जवाब दे सके। वो अपनी बात पर अड़ी रहती थी। अगर वो सच्ची है तो वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी, लेकिन यहाँ उसे अपनी गलती लग रही थी। ममता जी गुस्से में एक बार फिर से बोली, आज तक हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है चंदा, इसलिए अब वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी इसी वक्त तुम इस महल से बाहर निकल जाओगे, और सिर्फ बाहर नहीं निकल जाओगी बल्कि। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र बोला, और आप ऐसा क्यों करेंगी? आपको क्या परेशानी है? अगर चंदा मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है तो। उसकी बात सुनकर ममता जी उनकी तरफ देखती ही रह गईं। राजवेंद्र वो था जो हमेशा से उनके लिए तड़पता रहा, उनके प्यार के लिए अपने आंसू बहाता रहा, और आज वही उनके सामने जुबान चला रहा था। वो गुस्से से बोली, खबरदार राजवेंद्र, अगर तुमने हमारे सामने जुबान चलाई तो। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो आपकी सोच है, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए महारानी, कि चंदा ना ही हमें कोई जाल में फंसा रही है और ना ही वो हमारे साथ कोई अय्यासी कर रही है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चंदा हमारे लिए क्या है ये आप नहीं जानती, तो आप चुप ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ममता जी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम हमारे सामने जुबान चला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें उल्टा जवाब देने की? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, बस अपनी बात रखी है। आपसे कहा है कि आप अगर ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। बदतमीजी या जुबान चलाना तब होता जब हम आपके सामने कुछ ऐसा कहते जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमने आपके साथ बदतमीजी की तो माफ़ कीजिएगा, जो आप चंदा के साथ कर रही हैं वो क्या है? किसी को आपत्तिजनक शब्द कहना ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? उसकी बात पर ममता जी के होश उड़ गए। वो गुस्से से बोली, चुप रहो तुम, इस लड़की की ज़्यादा हिमायत बनने की कोशिश मत करो, ये लड़की अब इस महल में नहीं रहेगी। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप लड़ाई करना ही चाहती हैं तो ठीक है। अगर आप चंदा को इस महल से निकालने की धमकी दे रही हैं तो आप हमारी बात भी सुन लीजिए। अगर चंदा इस महल से गई तो मैं भी इस महल से जाऊंगा, लंदन नहीं, चंदा के साथ। उसकी बात सुनकर ममता जी की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। तभी दरवाजे पर खड़े मनोहर जी तुरंत बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इस महल को छोड़कर जाने की बात भी कैसे कर सकते हो? ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आए। ममता जी शॉक्ड रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि वो मनोहर जी के सामने कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो आप अपनी पत्नी से पूछिए बाबा, जो महल से लोगों को निकालने के आदेश फरमान रही हैं। लेकिन हम भी अपनी बात कह चुके हैं। अगर चंदा यहाँ से जाएगी तो हम भी उसके साथ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि हमारा जाना आप अफोर्ड कर पाएंगे। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर थोड़ा एटीट्यूड आ गया था। अगर वो प्यार से बात करना जानता था तो वो लोगों को अपने हाथों से लेना भी जानता था। बेशक से अभी वो उम्र में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था कि ज़्यादा बड़े फैसले ले सके, लेकिन उसके अंदर खून राजा महाराजाओं का था, और उसका अभिमान, उसका स्वाभिमान उसके लिए सबसे ज़्यादा था। और चंदा के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। फिर बेशक से वो अपने बाबा का सामना करना हो या फिर ममता जी के सामने अपनी जुबान चलाना। मनोहर जी ममता जी की तरफ देखते हुए बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं ममता जी? आप तो कभी राजवेंद्र के कमरे में नहीं आती थी ना, तो आज यहाँ पर? ममता जी गुस्से से बोली,
आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप इस लड़की से क्यों नहीं पूछते? ये चंदा यहाँ पर क्या कर रही है? आपको पता है ये सोफे पर बैठकर राजवेंद्र के साथ खाना खा रही थी। मनोहर जी तुरंत बोले, अगर ऐसा हुआ है तो आप ये बात यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये राजवेंद्र और चंदा के बीच का मामला है। आप इसमें ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी बात सुनकर ममता जी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, लेकिन एक दासी। राजवेंद्र उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, दासी नहीं है वो, मेरी होने वाली अर्धांगिनी है। उसकी बात सुनकर चंदा एकदम शॉक्ड हो गई। राजवेंद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक करने लगा था और उसकी बात सुनकर ममता जी और मनोहर जी की भौहें आपस में जुड़ गई थी। मीना जो बाहर खड़ी थी वो अब तुरंत वहां से भाग गई थी। अगर मनोहर जी या फिर राजवेंद्र को पता लग जाता कि ये सारी आग उसकी लगाई है तो चंदा को तो पता नहीं, लेकिन वो इस महल से कुछ इस तरह से निकल जाती कि पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। ममता जी राजवेंद्र की बात सुनकर गुस्से से बोली, लेकिन एक दासी को मैं इस महल की रानी कभी नहीं बनने दूंगी। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप अपनी कोशिश कर लीजिएगा, मैं अपना देख लूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी घमंड साफ नजर आ रहा था। वहीं चंदा की आंखों से आंसू उतर रहे थे। आज तक उसका और राजवेंद्र का जो रिश्ता था वो सबसे छुपा हुआ था। हालांकि कुछ दिन पहले तक तो उन दोनों ने भी एक दूसरे से इजहार नहीं किया था, लेकिन आज ममता जी और मनोहर जी के सामने भी उनका रिश्ता आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या रिएक्ट करे। ममता जी गुस्से से तिल मिलाती हुई वहां से चली गई और अब वहां पर सिर्फ राजवेंद्र, चंदा और मनोहर जी रह गए। मनोहर जी ने एक नज़र चंदा की तरफ देखा और फिर उसके सिर पर अपना हाथ रखकर वहां से चले गए। चंदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। मनोहर जी का उसके सिर पर अपना हाथ रखना उसके लिए उनके आशीर्वाद जैसा था। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मनोहर जी ने उनके रिश्ते को अनुमति दे दी। वहीं दूसरी तरफ अब राजवेंद्र के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट थी। उसने चंदा की तरफ देखा और बोला, अब तो दरवाजे की टेंशन नहीं होगी ना? चंदा खिलखिलाकर हंसने लगी। राजवेंद्र ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, जाओ ये थाल वापस किचन में रखाओ और दूसरी थाल ले आओ। चंदा मुस्कुराई और वो थाल उठाकर वहाँ से किचन की तरफ चली गई। महल के लोग ठंडा खाना नहीं खाते थे तो अब वो दूसरा गर्म खाना लेने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी अपने कमरे में आए और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर इस वक्त परेशानी भरी सिकन नजर आ रही थी। वो जाकर कुर्सी पर बैठे और उनकी आंखों में गहरी लाली छा गई और उन्होंने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक दिन बाद सुबह का वक्त, राजवेंद्र सुबह के वक्त छत पर बैठा था और उसकी आंखें सामने दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी, जहां से उसे चंदा के आने का इंतजार था। तभी उसे पायल के छनकने की आवाज़ आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी गहरी गहरी सांस लेते हुए चंदा वहां पर आई और आते ही उसकी नज़र भी अपने राजा साहब की तरफ उठ गई। राजवेंद्र उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। चंदा जल्दी से अपना घाघरा अपने हाथों में उठाते हुए उसके पास आई और बोली, कितना काम पड़ा था करने को, वो सब छोड़कर आपके पास आती क्या राजा साहब। उसकी बात पर राजवेंद्र ने गहरी नज़रों से उसे देखा और बोला, मतलब काम ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर चंदा की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से अब राजवेंद्र के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन काम खत्म करके नहीं आती तो हर वक्त यही बेचैनी रहती कि वापस नीचे जाना है। सारा काम पड़ा है, लेकिन अब कोई बेचैनी नहीं होगी। अब मैं फुर्सत से आपके साथ वक्त बिता सकती हूँ। ये बोलते हुए वो भी प्यार भरी नज़रों से राजवेंद्र को देख रही थी और अब राजवेंद्र ने अचानक ही उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब खींच लिया तो वो सीधा उसकी गोद में आ गिरी। चंदा झट से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं राजा साहब। राजवेंद्र ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि कितनी फुर्सत से आई हो तुम। ये बोलते हुए उसने पीछे से उसके गर्दन को छुआ जहाँ पर सूखा आटा लगा हुआ था।
वो अभी अभी आटा लगाकर आई थी और बाद में उसकी गरम गरम रोटियां बनाकर वो राजवेंद्र को परोसने वाली थी। चंदा ने तुरंत वो आटा साफ किया और बोली, वो ये तो बस यूं ही। उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजवेंद्र हंसा और फिर अचानक ही उसकी हंसी गायब हो गई। चंदा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ राजा साहब, हंसिए ना। आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मेरे सामने है। राजवेंद्र तुरंत बोला, लेकिन मेरी जन्नत तो मुझसे दूर होने वाली है ना। चंदा उसकी बात का मतलब समझकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपनी अब नजरें झुका ली। राजवेंद्र बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोला, मैं कल चला जाऊंगा चंदा, कल सुबह, जब शायद तुम उठी भी नहीं होगी मैं यहाँ से जा चुका होऊंगा। उसकी बात पर चंदा को बेचैनी महसूस होने लगी। बेशक से वो अपना काम खत्म करके आई थी, अपनी बेचैनियों को खत्म करके आई थी, लेकिन अब जो बेचैनी उसके दिल में हो रही थी वो आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। राजवेंद्र ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी। चंदा ने तुरंत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। राजवेंद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में अच्छे से थामा और बोला, बेशक से कुछ भी हो जाए चंदा, लेकिन तुम ये महल छोड़कर नहीं जाओगी। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम इस महल से बाहर अपना कदम नहीं रखोगी, तुम्हें मेरी कसम। उसकी बात पर चंदा उसकी तरफ देखती ही रह गई। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, जब तक मैं इस महल में वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये बोलते हुए अब उसने चंदा का हाथ अपने सिर पर रख दिया। चंदा की आंखों में नमी तैर गई। वो झट से बोली, आपको अपनी कसम देने की ज़रूरत ही नहीं थी राजा साहब, आपने हुक्म कर दिया और आपकी चंदा ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक से सांसें निकल जाए राजा साहब, लेकिन इस महल को छोड़कर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे हुक्म नहीं दे देते। आपका इंतज़ार करूंगी मैं। ये बोलकर उसने अपना हाथ राजवेंद्र के सर से हटा लिया। राजवेंद्र ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं बाबा साहब से कह कर जाऊँगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मैं जानता हूँ मेरी चंदा बहुत ही स्ट्रांग है ना। उसकी बात सुनते हुए चंदा मुस्कुरा रही थी। अब वो झट से उसकी गोद से उठी और बोली, आप ना मुझे बातों में लगा लेते हैं राजा साहब, आपको पता है मेरा कितना काम पड़ा है। राजवेंद्र तुरंत बोला, लेकिन तुम तो फुर्सत से आई थी। चंदा ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन आज रात तुम अपने कमरे में नहीं, मेरे कमरे में सोओगी, मेरे पास। चंदा उसकी बात पर हैरान हुई। जिस दिन वो इस महल में आई थी उस दिन वो राजवेंद्र के कमरे में ही सोई थी और उस दिन के बाद से वो कभी राजवेंद्र के कमरे में नहीं सोई थी। पर आज राजवेंद्र उसे अपने कमरे में सोने के लिए कह रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। राजवेंद्र अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने चंदा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम कर बोला, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चला गया और चंदा बस उसे जाते देखती रह गई। उसका दिल इस वक्त हद से ज़्यादा धक धक कर रहा था। सिसोदिया महल, रात के तकरीबन 9 बजे। चंदा किचन में थी और बर्तन समेट रही थी। उसने अभी अभी अपने राजा साहब को खाना खिलाया था और साथ में खुद भी खाया था। उसका दिल इस वक्त ज़ोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसे उसके राजा साहब ने कहा था कि आज वो अपने कमरे में नहीं बल्कि उनके साथ उनके कमरे में सोएगी। और ये बात सोचते ही उसके दिल में तितली उड़ रही थी। उसने जल्दी से किचन में अपना काम खत्म किया और फिर बाहर की तरफ आई। बाहर महल के हॉल में लाइट जल रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अभी सभी दास दासियां सोने नहीं गए हैं, क्योंकि जब सारी लाइट बंद हो जाती थी तभी सब लोग वहां से जाते थे। उसका दिल अब और भी ज़्यादा बेचैन होने लगा। वो नहीं चाहती थी कि जब वो राजवेंद्र के कमरे में जाए तो उसे कोई देखे। हालांकि अब तो मनोहर जी को भी उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी उसे अजीब लग रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो यूं ही महल में इधर उधर टहलती रही और उसके टहलने पर जो उसकी पायल का शोर पूरे हाल में गूंज रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर मधुर संगीत बज रहा हो।
तभी एक दासी उसके पास आई और बोली, आपको हुकुम ने अपने कमरे में बुलाया है। चंदा ने उस दासी की बात सुनकर अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया और बोली, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है तुम जाओ, मैं जाती हूँ उनके पास। उसकी बात सुनकर वो दासी वहाँ से चली गई और चंदा अब राजवेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो राजवेंद्र के कमरे में पहुँचेगी तो उसकी धड़कन रुक जाएगी। किसी तरह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल कर वो राजवेंद्र के कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई और फिर उसने हल्का सा दरवाज़ा बचाया। अंदर बेड पर बैठे राजवेंद्र ने जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, क्या तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है चंदा? उसकी बात पर चंदा हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपना चेहरा झुका कर अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़र राजवेंद्र पर गई जो शर्टलेस बेड पर बैठा था। उसे देखते ही उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आज तक कभी राजवेंद्र यूं शर्टलेस होकर उसके सामने नहीं आता था। हालांकि जब वो नहाता था और चंदा उसके लिए कपड़े निकालती थी तब बात अलग थी, लेकिन यूं इस तरह से बेड पर बैठना ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। चंदा को अपने बदन पर पसीना उभरता हुआ महसूस हुआ। उसे यूं देख कर राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, इतना क्या शर्मा रही हो चंदा? पहली बार देखा है क्या तुमने मुझे? चंदा अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बैठे हैं राजा साहब? राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही गर्मी लग रही थी, दरवाज़ा बंद कर दो ज़रा, मुझे एसी चलाना है। उसकी बात पर चंदा ने अपना चेहरा हामी हिलाया और जल्दी से जाकर किवाड़ लगा दिए। वो वापस राजवेंद्र की तरफ पलटना चाहती थी लेकिन उसकी आंखें जो शर्म से भरी हुई थी वो उसे राजवेंद्र की तरफ देखने का मौका ही कहाँ दे रही थी। वो जल्दी से बोली, मैं सो जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत नीचे ज़मीन पर लेटने को हुई। वो तो यूं ही गलीचे पर सो जाती, उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो अपने राजा साहब के पास सो रही है। लेकिन जैसे ही वो नीचे ज़मीन पर बैठी राजवेंद्र तुरंत उसके करीब आया और अगले ही पल वो भी नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसे नीचे ज़मीन पर बैठे हुए देख चंदा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, उठिए यहाँ से। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, यहाँ नीचे बैठने में क्या दिक्कत है? चंदा जल्दी से बोली, आप राजा साहब हैं, आप नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। मैं तो नीचे ज़मीन पर सोने की आदी हूँ इसलिए नीचे ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन आप यहाँ से उठिए जल्दी। राजवेंद्र उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम सच में चाहती हो मैं यहाँ से उठ जाऊँ? चंदा तुरंत बोली, तो और आपको मजाक लग रहा है क्या? उठिए ना यहाँ से राजा साहब, आप क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपको यूं नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ देखकर। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैं यहाँ से उठ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। चंदा ने संवालिया नज़रों से उसे देखा। उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, जाओ और जाकर पलंग पर बैठ जाओ। चंदा झट से बोली, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र बोला, मैंने जितना कहा है उतना करो चंदा, वरना मैं सच में यहीं सो जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ सोने से मतलब है, मखमली बिस्तर हो या फिर ज़मीन, फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात पर चंदा बस उसकी तरफ देखती रह गई। अगले ही पल वो नीचे ज़मीन से उठी और जाकर पलंग पर बैठ गई, पर वही जानती थी कि इस वक्त वो कितनी बेचैनी महसूस कर रही थी। राजवेंद्र उसे यूं बेचैन होते देख अब और भी ज़्यादा मुस्कुराया और वो अब तुरंत चंदा के करीब आया। जैसे ही वो उसके पास आकर बैठा चंदा तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई। राजवेंद्र पलंग पर और भी ज़्यादा ऊपर हुआ और चंदा एक बार फिर से थोड़ा आगे बढ़ गई। राजवेंद्र भी कहाँ मानने वाला था। वो दोबारा उसके करीब हुआ तो चंदा दोबारा सरकने को हुई, लेकिन अब राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रोका और उसे घूरते हुए बोला, कहाँ जाओगी? मुझे छोड़कर जाने का इरादा है क्या? जैसे ही उसने कहा चंदा ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख लिया और बोली,
कभी भी नहीं, बस डर लग रहा है राजा साहब। पता नहीं क्या गुदगुदी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ होने वाला है मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है, पर रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। ऐसे जैसे ठंड लग रही हो, लेकिन ठंड भी नहीं लग रही है। करंट सा लग रहा है, पर करंट भी नहीं लग रहा है। दिल धक धक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई मशीन लग गई हो। उसकी बातों पर राजवेंद्र मुस्कुराया, क्योंकि जिन एहसासों को चंदा समझ नहीं पा रही थी, वो उन एहसासों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। यही तो प्रेम था कि प्रेमी के पास आने से भी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे, बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे हमारा बदन हमारा तो रहा ही नहीं, वो तो बस उस कमबख्त दिले दुश्मन के छूने भर से ही उसका होने लगा। चंदा अभी भी राजवेंद्र की तरफ देख रही थी। राजवेंद्र अब उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, एक पल के लिए तुम भूल जाओ चंदा कि तुम कहाँ हो। बस मेरी आंखों में देखो और मुझ में खो जाओ। उसकी बात पर चंदा सच में उसकी आंखों में देखने लगी और राजवेंद्र उसे देखते हुए उसे लेकर नीचे की तरफ सरकने लगा था। वो धीरे धीरे चंदा को लेकर पूरी तरह से बेड पर लेट गया और उसने चंदा को अपनी बाहों में भर लिया। चंदा को तो एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो अपने राजा साहब के बगल में लेट गई और वो पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटी हुई है। पैरों के दो जोड़े आपस में उलझने लगे थे और चंदा का दिल अब एक बार फिर से धक धक करने लगा था। उसका हाथ राजवेंद्र के सीने पर था और अब राजवेंद्र उसके हाथ को अपने हाथ में थामा और उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाकर उसके हाथ को बड़ी ही शिद्दत से चूम लिया। चंदा ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और राजवेंद्र ने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया। चंदा को ऐसा लगा जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही है। तकरीबन 4 साल बाद रात का वक्त, सिसोदिया महल। एक लड़की भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसके साथ ही वो हाँफ रही थी। उसने अपने हाथों में अपना लहंगा ऊपर की तरफ उठाया हुआ था ताकि उसे भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लड़की कोई और नहीं, धानी थी। धानी जो पिछले कुछ सालों से महल में रह रही थी, शायद तब से जब से राघवेंद्र इस महल से गया था। वो भागते हुए ऊपर छत की तरफ आई, जहाँ पर एक लड़की छत पर खड़ी थी और उसकी नज़रें सामने आसमान पर टिकी हुई थी। वो चाँद को निहार रही थी और अब से नहीं बल्कि आधे घंटे से वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी बस चाँद को निहारे जा रही थी, जैसे ही उसे चाँद में किसी का चेहरा नजर आ रहा हो, वो चेहरा जो उसकी आंखों को सुकून दे रहा हो। धानी भागते हुए वहाँ पर आई और बोली, चंदा दीदी, चंदा दीदी। ये बोलते हुए उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसने अभी भी चाँद पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। अब उसने अपना माथा पीट लिया। वो जल्दी से अब चंदा के सामने आकर खड़ी हुई और गहरी सांस लेकर पहले उसे ढंग से देखने लगी। सफ़ेद कलर के घाघरा चोली, ऊपर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े उसने अपने बदन को लगभग से ढका हुआ था। उसकी नज़रें सामने आसमान पर थी और वो हल्का हल्का मुस्कुराए जा रही थी, जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ खूबसूरत सा नज़ारा चल रहा हो जिसे देखकर उसका दिल गुदगुदा रहा हो। तकरीबन 21 साल की चंदा अब बिल्कुल जवान हो गई थी। खूबसूरत सा बदन अब अपनी पूरी करवटें ले चुका था। चाँद को देखते हुए वो ऐसी लग रही थी जैसे एक चाँद दूसरे चाँद को निहार रहा हो और वो समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर उन दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत है कौन। कानों में बड़ी बड़ी चाँद बालियाँ पहनी हुई थी जो उसकी गर्दन से खेल रही थी। हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ, पता नहीं क्यों लेकिन उसे इन चूड़ियों से अलग ही लगाव था। वो हमेशा ये चूड़ियाँ पहनकर रखती थी। गले में एक ताबीज़ पहनी हुई थी जिसमें उसकी माँ की तस्वीर थी, लेकिन अब सिर्फ उस ताबीज़ में उसकी माँ की तस्वीर नहीं थी बल्कि उसके राजा साहब की भी तस्वीर थी, जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ था। उसे देखते हुए धानी एक गहरी सांस लेकर बोली, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा बचा है हुक्म के वापस लौटने में। अभी अभी मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना है कि हुकुम जयपुर पहुंचने वाले हैं। उसकी बात पर चंदा बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जाओ जाकर दियों की थाल लेकर आओ। धानी हैरानी से बोली, लेकिन यहाँ पर तो खूबसूरत लाइटें लगी हुई है चंदा दीदी, पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा है।
ऐसे में दिए जलाने का क्या फ़ायदा। चंदा मुस्कुराई और बोली, कई बार दिए सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलाए जाते धानी, उन्हें खुशी में भी जलाया जाता है। कुछ दिए रोशनी से ज़्यादा सुकून देते हैं, खूबसूरती देते हैं। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से मुस्कुराई और उसके वो टेढ़े मेढ़े दांतों में जैसे चांद को एक बार फिर से चिढ़ा दिया हो कि हाँ, उससे भी खूबसूरत कोई हो सकता है। धानी उसकी बात सुनकर अब तुरंत नीचे की तरफ भाग गई और चंदा एक बार फिर से चांद को देखने लगी और उसे चांद को देखते हुए उस रात की बात याद आई जो उसने अपने राजा साहब के साथ आखिरी रात बिताई थी। उस दिन रात को राजवेंद्र ने उसे अपने साथ पलंग पर लिटाया था और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। चंदा को तो ये आभास भी नहीं हुआ कि वो किस तरह से अपने राजा साहब के साथ उसकी बगल में लेट चुकी है। राजवेंद्र ने उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूमा। चंदा उसके सीने से लगकर बोली, ये जो मेरी धड़कनें आपके करीब आने के डर से बढ़ रही हैं वो एकदम शांत क्यों हो गई राजा साहब। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, क्योंकि पहले ये बेचैन हो रही थी और अब तुम्हारी इन बेचैनियों को मेरे सीने से लगकर सुकून मिल गया है चंदा। चंदा झट से बोली, इसका मतलब ये बेचैनी अब मुझे हर रोज़ परेशान करेगी। राजा साहब, राजवेंद्र उसकी बात पर उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए बोला, परेशान तो करेंगी लेकिन मैं जानता हूँ मेरी चंदा मुझे खुद में महसूस कर सकती है, कर सकती हो ना। ये बोलकर वो उसके चेहरे को बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और अब चंदा ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके होठों को हल्के से चूम लिया और फिर उसके सीने से अपना चेहरा लगाकर बोली, बेशक बेशक मैं आपको अपनी सांसों में महसूस कर सकती हूँ राजा साहब, आपको अपने रोम रोम में महसूस कर सकती हूँ। आपका एहसास तो मेरी धड़कनों में है। जब तक ये दिल धड़केगा तब तक मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। उसकी बात पर अब राजवेंद्र ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उन दोनों की धड़कन अब एक बार फिर से तेज हो गई। चंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कब आंखें बंद करते ही वो सुकून की गहरी नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। आज तक उसे ऐसी नींद तो कभी आई ही नहीं थी जो अब आ रही थी। ऐसी नींद तो उसे तब भी नहीं आती थी जब वो अपनी माँ के सीने से लगकर सोती थी और आज तो वो अपने राजा साहब अपने खुद के सीने में सिमट कर सो रही थी। आज का सुकून तो बयां ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन सुबह सुबह की पहली किरण पर चंदा ने अपनी आंखें खोली। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठी क्योंकि उसके राजा साहब उसके बगल में नहीं थे। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा, ये सोचकर कि क्या सच में राजा साहब सुबह होते ही चले गए। ये सोचते हुए वो तुरंत बिस्तर से उठी तो उसकी नज़र सामने ही टेबल पर गई जहाँ पर एक खत रखा हुआ था। वो बाहर जाने की बजाय अब उसे खत को देखने लगी। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी उस खत को पढ़ने की, क्योंकि वो जानती थी कि ये खत उसके राजा साहब ने ही उसके लिए लिखा होगा। उसने उस खत को उठाया और अपनी नमी भरी आंखों से उस खत को देखने लगी। वो तुरंत बोली, नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, कभी नहीं पढ़ूंगी। अगर इसे पढ़ूंगी तो पक्का आपने कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे पढ़कर मैं रो दूंगी। मुझे रोना आ जाएगा और मुझे रोना नहीं है राजा साहब। आप विदेश गए हैं अपनी पढ़ाई के लिए और ये तो अच्छी बात है ना। बस इंतज़ार आपके लौटने का है और आपके लौटते ही मेरी खुशियाँ भी लौट आएंगी। मैं आपका इंतज़ार करूंगी राजा साहब, लेकिन आपके लिए रोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे आँखों के आंसुओं से आपकी खुशियों पर फर्क पड़ेगा और मैं आपकी खुशियाँ कभी कम नहीं होने दूंगी। ये बोलकर उसने उस खत को अपने सीने से लगा लिया और उसे तुरंत वहाँ साइड टेबल पर रख दिया। वो जानती थी कि अब इस कमरे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, इसलिए उसका खत पूरी तरह से सेफ है। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी और अब वो मुस्कुराते हुए चांद को निहार रही थी। आज तक उसने वो खत नहीं पढ़ा था जो राजवेंद्र उसके लिए छोड़ गया था। तभी धानी वहाँ पर आई। उसके हाथों में जगमगाते हुए दियों से भरी हुई थाल थी। धानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस 15-20 मिनट और बचे हैं चंदा दीदी। चंदा मुस्कुराई और बोली, इतने में तो ये सारे दिए महल के किनारों पर लग जाएंगे धानी। ये बोलते हुए उसने वो थाल धानी के हाथों से ले ली। धानी तुरंत बोली, क्या मैं आपकी मदद करूं चंदा दीदी।
चंदा ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, अपने राजा साहब का स्वागत मैं अपने हाथों से करूँगी धानी। इस महल को मैं अपने हाथों से सजाऊंगी, जैसे बाकी सब किया है वैसे ही ये दिए भी मैं खुद ही लगाऊंगी। ये बोलते हुए अब वो थाल लेकर आगे बढ़ गई और महल के किनारे पर दिए सजाने लगी। धानी मुस्कुराते हुए उसे ऐसे देख रही थी। धानी उम्र से ज़्यादा कम नहीं थी। चंदा 21 की थी तो धानी 19 की, पर धानी चंदा के एहसासों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। कुछ ही देर में बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो चंदा का दिल अब जोरों से धड़क उठा। उसने अपना चेहरा घुमाकर नीचे की तरफ देखा, जहां एक के बाद एक कई गाड़ियां एक साथ आकर रुकी थी और उनमें से कई शख्स बाहर निकलने लगे थे। पहले तकरीबन 10 से 15 गार्ड्स गाड़ियों से बाहर निकले जो राजवेंद्र की सुरक्षा के लिए रखे गए थे। तभी राजवेंद्र ने अपने कदम गाड़ी से बाहर रखे। उसे देखते ही चंदा बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। 26 साल का राजवेंद्र, एकदम सुडौल शरीर, देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी हीरो ने एंट्री ली है। बालों को पीछे की तरह करते हुए उसने महल की तरफ देखा और फिर आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा, लेकिन कुछ सोचते हुए रुक गया। वहीं चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। बाहर कई सारे लोग खड़े थे। पूरा जयपुर अपने राजा साहब को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ था। चंदा महल के अंदर से भीड़ को चीरती हुई राजवेंद्र के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उसे याद आया वो दिन जब राजवेंद्र कॉलेज से आता था तो वो हमेशा उसका इंतज़ार करती थी। हमेशा यूं ही दरवाजे पर खड़ी होती थी और जिस दिन वो दरवाजे पर खड़ी ना हो उस दिन तो जैसे राजवेंद्र का अंदर आने का मन ही नहीं करता था। वो मुस्कुराते हुए अब राजवेंद्र को देख रही थी। वो थोड़ा और आगे आई और बोली, आप भी ना राजा साहब। ये बोलते हुए वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो राजवेंद्र की और करीब जा ही रही थी कि तभी राजवेंद्र अचानक से गाड़ी की तरफ घुमा और अगले ही पल उसने अपना हाथ गाड़ी की तरफ बढ़ाया तो गाड़ी में से किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके साथ बाहर की तरफ आई। जी हाँ, वो कोई लड़की थी। वो लड़की अब गाड़ी से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए महल की तरफ देखने लगी और राजवेंद्र मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, ये है हमारा सिसोदिया महल, तुम्हें पसंद आया ना तन्वी? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कुछ सवालिया एक्सप्रेशंस थे। वहीं तन्वी ने मुस्कुराते हुए सिसोदिया महल को एक नज़र देखा और फिर राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया राज, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी और उन दोनों को यूं देखकर चंदा का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कने से इनकार कर गया था। वो बस अपने राजा साहब को देखे जा रही थी जिसने अब तन्वी का हाथ अपने हाथ में थाम कर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब सामने की तरफ से ममता जी आई जिनके साथ ही मीना भी थी और मीना के हाथों में आरती की एक थाल थी। अब उन्होंने वो थाल ममता जी की तरफ बढ़ा दी तो ममता जी ने वो थाल अपने हाथों में ली और राजवेंद्र की आरती उतारने लगी। मनोहर जी भी वहीं पर खड़े थे और मुस्कुराते हुए राजवेंद्र को देख रहे थे। सब लोग भीड़ में बढ़ चढ़कर राजवेंद्र को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें बाहर की तरफ ही रोका हुआ था। धानी जाकर चंदा के पास खड़ी हुई और बोली, ये कौन है दीदी जो हुक्म के साथ आई हैं? चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद मेरे राजा साहब की दोस्त होगी। धानी तुरंत बोली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हुकुम का हाथ पकड़ा हुआ है। ये बोलते हुए वो चुप हो गई और चंदा की नज़र अब एक बार फिर से राजवेंद्र के हाथ पर गई जहां उसने तन्वी का हाथ अभी भी अपने हाथ में थामा हुआ था। तभी मनोहर जी आगे आए और राजवेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, पूरे 4 साल बाद आज तुम इस महल में वापस लौटे हो राजवेंद्र। तुम्हें तो यहाँ पर हर कोई जानता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें प्रजा से रूबरू करवा दूँ। ये बोलते हुए वो राजवेंद्र के पीछे आकर खड़े हुए और बाहर गेट की तरफ देखने लगे जहाँ पर जयपुर के कई लोग सिर्फ और सिर्फ राजवेंद्र को देखने के लिए खड़े थे। मनोहर जी राजवेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए ही बोले, ये हैं सिसोदिया महल के राजा साहब राजवेंद्र सिसोदिया और उनके साथ हैं इनकी होने वाली पत्नी तन्वी शेखावत सिसोदिया, महल की होने वाली रानी साहिबा।
ये बात सुनकर राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और उसने एक नज़र सामने प्रजा को देखकर वापस तन्वी की तरफ देखा और तन्वी भी मुस्कुराई। वहीं कोई था जिसके लिए जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई थी। वक्त थम सा गया था, जिस्म से प्राण निकलने को हो गए थे और एक पल में जैसे सब कुछ बर्बाद सा हो गया था और आंखें उसकी आंसुओं से भर गई थी। चंदा राजवेंद्र के लिए एक नाम ही नहीं बल्कि रिश्तों की मर्यादा थी, रिश्तों की पहचान थी। हर रिश्ते को उसने राजवेंद्र के साथ बखूबी निभाया था। जब दोस्त बनने की बारी आई वो दोस्त बनी थी, जब प्रेमिका बनने की बारी आई प्रेमिका, और जब माँ की ज़रूरत हुई तो उसने माँ सा प्यार भी दिया था राजवेंद्र को। और राजवेंद्र भी उससे हर वो सम्मान देता था जो एक प्रेमिका, अर्धांगिनी और उसकी जीवन संगिनी को मिलना चाहिए था। राजवेंद्र चंदा के लिए कुछ भी कर सकता था और किसी से भी लड़ सकता था। तो ऐसा क्या हुआ जो राजवेंद्र तन्वी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में सुनकर भी खुश है? तो क्या राजवेंद्र का प्यार चंदा के लिए वक्त के साथ मिट गया या राजवेंद्र किसी मजबूरी के तहत ये सब कर रहा है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। पर जो भी होगा बेहद खूबसूरत होगा और आप लोगों के दिल को ज़रूर छुएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।